नहीं सर, पहले तो कलेक्टर और कंडक्टर में फ़र्क भी नहीं पता था। और शुरू में मैंने 12th के बाद डी ग्रुप के भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था सर। जैसे मेरा ICR में सिलेक्शन हुआ तो पापा किसी को मिठाई दे रहे थे कि मेरे बेटे का वहाँ हो गया, खुशी थी सर। तो एग्रीकल्चर से थे आप? जी सर जी। तो उसने कहा कि कौन सा कलेक्टर बन गया, लग जाएगी 10-15 हज़ार की जॉब। तो उस टाइम भी नहीं पता था सर कि ये कलेक्टर भी IAS से बनते हैं। कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा वो सर ने कहा कि IAS बन जाएगा क्या, तो सर्च किया, इसके बारे में पता चला, तो वहाँ से सर मेरे को आइडिया लगा। तो अपने गांव में इतनी अवेयरनेस नहीं है सर, बच्चों को पता नहीं है। नहीं तो सर मुझे लगता है हर साल 3-4 आराम से निकल सकते हैं सर। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि पिताजी की जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, तो उसके बाद वो सारा भार जो मेरी माताजी पे आ गया और उन्होंने तब से मनरेगा में काम करके मुझे पढ़ाया है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। और इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें सर, तो UPSC प्रिपरेशन के लिए अगर दिल्ली रह रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। भादरा लाइव हमेशा अपने नवाचार के लिए जाना जाता है और मैं आपको बता दूं, हाल ही में UPSC का परिणाम आया है। हमारे भादरा के लिए एक तरीके से बड़े ही गौरव का विषय है। भादरा तहसील के ग्राम पंचायत बिरान से हिम्मत पारिक, जो कि UPSC में सिलेक्ट हुए हैं। हमें आशा भी ये है कि उन्हें IAS पोस्ट मिलेगी। ऐसे में अगर हिम्मत की बात करें तो हिम्मत ने अपने जीवन में खूब सारा संघर्ष किया है। उस संघर्ष की कहानी, इनकी तैयारी और इनके जीवन में आई बाधाओं को लेकर और जो सारे आपके प्रश्न हैं उनको लेकर इनके साथ हम विशेष रूप से एक बातचीत करने के लिए आज इनसे हमने समय लिया है। आपको पता है, हालांकि इनका UPSC में हाल ही में चयन हुआ है, बधाई देने वाले लोग, कार्यक्रमों में इत्यादि इत्यादि में इन्हें एक तरीके से समय की काफ़ी कमी है और हिम्मत, विशेष रूप से हिम्मत ने हमारे लिए समय निकाला है। हिम्मत, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो और आज हमारे चैनल में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। हिम्मत जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे है, जिस दिन आपका परिणाम आया सबसे पहला फ़ोन आपने किसको किया था? सर सबसे पहला फ़ोन मैंने अपनी मम्मी जी को किया था। और उसके बाद थोड़े दुखद था कि मेरे रूममेट का हुआ नहीं था, तो बाद में मम्मी जी ने आगे वो न्यूज़ सबको बताई थी। तो बात करें, जब आपने परिणाम देखा, आपको परिणाम का इंतज़ार था, तकरीबन 12 तारीख को शायद ये परिणाम आना था। ऐसे में आपको परिणाम का इंतज़ार था, जब आपने परिणाम देखा, देखते ही आपके कैसे हाव भाव थे, मतलब परिणाम के लिए? सर देखते ही सबसे पहले तो सर आंसू निकल गए थे कि UPSC में एक रैंक आ गया, जिसके कारण की जो मेरे परिवार की, मेरे गुरुजनों की, जो मेरे गांव वालों की मुझसे उम्मीदें थी, उनको कहीं ना कहीं मैंने पूरा किया है। तो इसके लिए एक खुशी के आंसू आ गए थे सर। कैसे तैयारी की आपने इसके लिए? सर सबसे पहले तो मैंने जैसे एग्रीकल्चर से BSc किया है, तो जहाँ मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ पर एक ट्रीट चल रहा था। तो सीनियर सबसे पूछ रहे थे कि किसको क्या बनना है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो सबने बता दिया, कोई सुपरवाइजर बता दिया, कोई बिजनेसमैन बता दिया। जब मेरी बारी आई तो मैंने सर से कहा कि सर मुझे पता नहीं है इसमें क्या स्कोप है, तो आप बता दो क्या बनना है जी। तो किसी सीनियर ने कहा तो IAS बन जाएगा। तो मैंने कहा हाँ सर बन जाऊँगा, फिर स्कोप क्या इस चीज़ का, फिर कैसे क्या तैयारी करनी है। तो उन्होंने कहा इतना मुझे नहीं पता, एक लक्ष्मीकांत बुक होती है बस, उनको इतना पता था उनको भी। तो उन्होंने बताया, रवि शर्मा बोस थे वो जी। तो उसके बाद मैंने YouTube पे सर्च किया, मेरे बड़े भैया थे उनसे पूछा जी। और तभी हमारे पड़ोसी गांव छानी बड़ी से नरेश जी भैया जो उनका हो गया था, फिर उनसे मिला, उनसे प्रेरणा मिली, नरेश राजेराजी। हाँ। तो इसके बाद एक विजयवर्धन भैया है माधवसिंहाना से, गौरव पांडे सर है, वो सिलेक्टेड होते गए, उन्होंने गाइडेंस दिया जी। तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, यानी कैसे आपने अपना जीवन की शुरुआत की, कहाँ कहाँ पढ़े, कहाँ कहाँ आपने तैयारी की, किन किन का आपको मार्गदर्शन मिला? सर सबसे पहले तो प्राइमरी जो है मैंने 5वीं तक की पढ़ाई जो है वो कन्या पाठशाला है, उससे किया मैंने। उसमें क्लास जी सर थे, दीवान जी सर थे, उनके अंडर में। उसके बाद सर 6 से लेकर के 10 तक जो है वो मैंने महर्षि दयानंद आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय से किया है। ठीक है। जिसमें कि नथुराम जी ग्रेड थे, दिलीप जी मील थे, ये हमारे टीचर थे। उसके बाद सर 11th मैंने बाल भारती से किया और 12th जो है वो मैंने आर्य समाज से किया है, जिसमें कि जगतपाल जी आर्य थे, रविंद्र जी मोड थे, सतवीर जी डाका थे, विजय जी मील थे,
और सिप्पी आर्या थे जी। और मदन जी दुआ थे। जी। ये हमारे फैकल्टी कौन से सन में की थी आपने 12th? सर मैंने 15-16 बैच में किया है। अच्छा, 2015 और 2016 अपने बैच में किए थे। अभी हम आपके घर से होते हुए आ रहे हैं, आपके घर वालों ने बताया, आपके पिताजी ने बताया उनको थोड़ी फिजिकली प्रॉब्लम्स है, और सन 87 या 89 में आपके शायद दादाजी की डेथ हो गई, तो आपके पिताजी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आपकी बुआ जी ने उनको संभाला, ऐसे में आपको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऐसे में आपके परिवार ने आपको संभाला। आपके पिताजी बता रहे थे कि मैं शायद सिरसा वो रहे थे, और ऐसे में उन्होंने बहुत आपके लिए संघर्ष किया है। जब आपका परिणाम आया तो आपको वो संघर्ष याद आया कि किस, मतलब वो परिणाम भी आपके उस संघर्ष की भी एक तरीके से उसको कहानी कह सकते हैं, तो कितनी बाधाएं आपको आज तक जीवन में देखनी पड़ी थी? सर सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि पिताजी की जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, तो उसके बाद वो सारा भार जो मेरी माता जी पे आ गया, और उन्होंने तब से मनरेगा में काम करके मुझे पढ़ाया है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। और इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें सर, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अगर दिल्ली रह रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए मेरे फैमिली का इतना जो है वो नहीं था जी। तो वहाँ पर मुझे एक मंगेलाल जी पारिक हैं, अविनाश जी पारिक हैं और राजकुमार जी पारिक हैं, वो मिले। मैंने उनको कहा कि मुझे 1 साल दे दीजिए, मुझे यूपीएससी करना है, और उसके बाद आप जो कहोगे मैं कर लूँगा, 1 साल इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए मुझे। तो उन्होंने मेरे रहने की व्यवस्था वहाँ पे कर दी थी। उसके बाद मैं निषाद सर हैं लेवल अप IAS के, उनसे मिला और उनको मैंने कंडीशन बताया कि सर ऐसे ऐसे करके मेरी कंडीशन है और मैं कोचिंग लेना चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है, और सिलेक्शन के बाद में आपकी सारी फीस है वो कर दूंगा सर। तो उन्होंने मुझे जो है वो कोचिंग में एडमिशन दे दिया सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, और वहाँ से फिर मेरी ये जर्नी जो है दिल्ली की वो स्टार्ट हुई। और अगर इसके बिहाइंड द स्कैन देखें तो मैंने ग्रेजुएशन जो है मेरा उसके 2nd सेम से यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था जी। तो वहाँ से लेकर के मुझे 3-3.5 साल का टाइम जो ग्रेजुएशन में मिल गया, तो शायद मुझे लगता है उसी का नतीजा आज की मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। किन विषयों में आपकी तैयारी अच्छी थी, किन किन विषयों में आपने तैयारी की, और किस तरीके की प्रिपरेशन थी आपकी इस एग्ज़ाम को लेकर, प्री को लेकर, मैन को लेकर और इंटरव्यू को लेकर? सर सबसे पहले तो मैं जैसे सोनू जैन सर थे हमारे कॉलेज के, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे अच्छे से मार्गदर्शन दिया। जैसे एनसीईआरटी के बारे में बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके बाद मैं नरेश भैया से मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना। और सेम गौरव पांडे सर थे, और जो IAS विजयवर्धन सर हैं वो थे, यश जालूका सर थे, तो उन्होंने यही कहा कि बेसिक अच्छे से करो। और मेरे पास 3 साल का टाइम था सर, तो मैंने 2 साल जो है वो एनसीईआरटी पे फोकस किया कि कैसे एनसीईआरटी जो है वो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे इसको पढ़ना है बार बार, तो उसी पे मेरा जो है वो मेनली फोकस था। उसके बाद सर स्टैंडर्ड बुकलेट्स जो थी जी उनको प्रीफर किया, और यूट्यूब की हेल्प ली सर, टेलीग्राम की हेल्प ली, और ऐसे करके सर आज इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। तो बात करें जब प्री लगभग क्लियर हो जाता है, प्री के बाद मैन में बहुत बड़ी समस्या आती है, मैन से इंटरव्यू तक पहुंचने में बहुत बड़ी समस्या आती है। आपको किन विषयों में ज़्यादा समस्या थी और उनको आपने कैसे हल किया? सर सबसे बड़ा तो प्रीलिम्स जो था वो एक चैलेंजेस टास्क की होता है, तो उसमें जो सी सेट होता है सर वो काफ़ी टफ था इस बार। तो हमारे गांव में विमल सर हैं, विमल जी पारिक, तो उनका बीटेक था, तो उन्होंने मुझे जो है वो सी सेट पढ़ाया था। ओके। और उसके बाद जीएस की बात करें तो वो बेसिक एनसीईआरटी थी सर, सीनियर्स की हेल्प थी, तो उससे मेरा प्रीलिम्स जो है उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और एक टेस्ट सीरीज़ की बात आती है तो सर मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं दी थी प्रीलिम्स के लिए। मुझे मेरे जितने भी सीनियर थे उन्होंने कहा कि पिछले सालों के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से सोल्व कर लो, उनके 4 ऑप्शन को देखो क्यों आया है, कहाँ से आया है, तो यूपीएससी की डिमांड को समझो सही से। तो मैंने सर PYQ किए थे और उसके कारण प्रीलिम्स में स्कोर ठीक आ रहा है सर, 110 आ रहा है, तो मुझे लगता है उसने मेरी हेल्प की है। जब मेंस की बात आती है सर, तो जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया जी, तो मुझे पता चला कि एक भैया है उन्होंने इस साल स्किप किया जी, और जो उन्होंने इंटरव्यू दिए थे सर पहले तो मैं उनसे मिला कि सर मैंने इतनी आंसर राइटिंग नहीं की है, तो हेल्प कीजिए आप GS और SA में। तो 3.5 महीने जो है उन्होंने मेरे साथ रह करके रूम पे मेरी हेल्प किया। तो उन्होंने जो उनके नोट्स थे वो दिए, कैसे एक बेटर आंसर लिख सकते हैं वो बताया। उनका नाम रजत सैनी सर हैं, तो उन्होंने सर मेरी ये हेल्प की। और उसके बाद जो रिशांक भाई था, निषाद सर थे, हिमांशु सर थे, दिव्यांशी मैम थी, और जो नितिन सर हैं और अरविंद सर हैं, इन सब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है सर मेंस में। हेमंत जी, बात करें जो हाल ही में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और आपने जितनी अभी बातें बताई उसमें सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट था कि गाइडेंस किसकी लें।
जो हाल ही में चयन हुए उनसे गाइडेंस, हालांकि अब तो आप भी बच्चों को गाइड करेंगे कि कैसे सीखें। और ऐसे में दूसरी बात ये है कि जो टीचर्स हैं जो किसी चीज़ से निकले हुए हैं या पहले से कोई चयनित हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं, जो अपने सीनियर्स हैं, उनसे हम पूछे ऐसे में जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो किस छोर से तैयारी करें, कैसे तैयारी शुरू करें? वो सर सबसे पहले जैसे देखने में आया सर कि बच्चे जो तैयारी स्टार्ट करते हैं वो जाती कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, उनका बेस होता नहीं है इतना अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं एक समस्या है सर जी। तो इसके लिए उनको सबसे पहले अपना बेसिक सही से करना होगा। जैसे बेसिक एनसीईआरटीज है उनको अच्छे से कमांड करना होगा, क्योंकि मुझे याद है सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पढ़ा था तो एनसीईआरटी को 10 से 15 बार किया था सर। तो उसके बाद वो मुझे पता चला कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कितना जरूरी है, क्यों क्वेश्चन आ रहा है। तो मुझे लगता है सर सबसे पहले बेसिक पे काम करना होगा, एनसीईआरटीज पे। और जो गाइडेंस की बात है सर, तो गाइडेंस अगर आपको कोई सिलेक्टेड या सीनियर मिलता है जिसने इस चीज़ को फेस किया है तो उनकी ज़रूर लेनी चाहिए सर। कोचिंग से पहले खुद पे काम करना होगा, खुद यूपीएससी की डिमांड को समझो, सिलेबस को समझो, उसके बाद खुद एनालाइज करो। कोचिंग एक वो आपको राह दे सकती है भी कि ये ऐसे ऐसे पढ़ना है, लेकिन करना खुद से है सर। जब तक बेसिक नहीं पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुकलेट्स नहीं पढ़ोगे तो तब तक सर ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? सर मैंने पहला अटेम्प्ट जो कॉलेज में दे दिया था तो उस टाइम मैं एलिजिबल भी नहीं था मेंस के लिए, डिग्री नहीं था, तो कॉलेज के बाद मेरा ये फर्स्ट है, वैसे सेकंड है सर। अच्छा, वैसे मतलब तैयारी करते हुए आपको कितना समय हो गया अभी? सर मेरे को 3-3.5 साल तो मैंने कॉलेज में किया था, जितना मेरे से हुआ कॉलेज का टाइम जितना मैनेज हुआ 4-5-6 घंटे। तो हिम्मत जी, क्या आप सोशल मीडिया पे है? क्योंकि यूथ तो आजकल लगभग अगर बात करें तो 80 से 90% जो यूथ है वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे है। तो क्या आप भी इसमें है? क्योंकि मोस्टली लोगों का प्रश्न ये था कि उनसे पूछिएगा कि अगर हम IAS में वो चयन हुए तो क्या वो इन सोशल प्लेटफॉर्मों से जुड़े हुए हैं? सर इसकी एक स्टोरी है। जैसे मैं सिरसा गया था 2018 में, तो वहाँ पर मैं बहुत यूज़ करता था फेसबुक, इंस्टाग्राम, और इतना पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था। तो वहाँ पे भाभी जी है मेरे, बबीता भाभी जी, उन्होंने फ़ोन छीना और बोले अब की बार थप्पड़ रख दूंगी मैं, आप मेरे बेटे जैसे हो, तो पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, घर की स्थिति देखो, ये देखो। तो सर वो लग गई कहीं ना कहीं, इमोशनल कार्ड लगा दिया उन्होंने। और वहीं मैंने उसी टाइम मेरा इंस्टा फेसबुक परमानेंटली डिलीट कर दिया था। ना मेरे पास व्हाट्सएप था, सिर्फ टेलीग्राम का जो है वो यूज़ किया मैंने, और साथ में यूट्यूब का। और यूथ जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है सर, तो एक कहीं ना कहीं ये समस्या है, तो एक तो कम करना होगा। स्टूडेंट के लिए सोशल मीडिया या मतलब ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, चाहे आपका टेलीग्राम है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो कितना उपयोगी है और कितना दुरुपयोगी मानते हैं आप तैयारी के लिए विशेष रूप से? चाहे वो तैयारी एक 4th ग्रेड की हो, चाहे वो आपकी तरह एक IAS की तैयारी हो, कितना उपयोगी और कितना दुरुपयोगी मानते हैं आप फ़ोन को? सर कोई भी टैग है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने को मिलते हैं अपने को, ये अपने ऊपर है कि अपन इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूथ सर जैसे कि बच्चे जवान हो रहे तो उनको इतना आइडिया नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा उन पर ध्यान दें सर, कि उनका बच्चा कहाँ यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया को, क्योंकि पॉजिटिव से ज़्यादा सर नेगेटिव यूज़ हो रहे हैं इसके। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे टाइम ही वेस्ट हो रहा है। जैसे अभी मेरा मेंस हो गया तो उसके बाद मैं यूट्यूब स्टार्ट किया, इंटरव्यू के बाद सॉरी, ऐसे ही चलाना, तो रील्स देखते देखते सर पता ही नहीं शाम हो जाती है, क्योंकि जो एंजाइटी होता है सर उसको कम करने के लिए क्या रिजल्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। तो इसके लिए मुझे लगता है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ साल सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। हाँ कुछ नहीं होगा, वो दोस्त हैं वो नहीं रहेंगे वहाँ पे, लेकिन जिस दिन बन जाओगे तो ऑटोमेटिक फ़ोन आ जाएगा, ढूंढ लेंगे अपने आप। तो क्योंकि मुझे अभी शायद ही कोई दोस्त होगा जिसका फ़ोन नहीं आया हो, इवन उनके नंबर भी नहीं है, उसके बाद भी फ़ोन आए हैं सर, कहीं ना कहीं से करके वो दोस्त वापस बन जाते हैं सर। पहले थोड़ा करियर पे ध्यान दे लो तो वो सेट होने के बाद अपने आप हो जाता है। हाँ सर। तो जैसे तैयारी करते हैं बच्चा या पहली कक्षा से लेके जहाँ तक भी पढ़ता है, उनके परिवार में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो उसकी कंटिन्यू उसकी रिपोर्ट रखे, क्या चल रहा है, खाना खाया या नहीं खाया, पढ़ाई कैसी चल रही है, कौन से विषय पे चल रही है। तो आपके परिवार में या आपके दोस्तों और रिश्तेदारों में कोई ऐसे व्यक्ति जो आपकी ध्यान रखते थे? लगभग ध्यान रखने के लिए तो सर शुरू में तो आपने जैसे फैमिली कंडीशन देखी है तो वो सही नहीं थी सर। मेरे दादी माँ थे नाथी देवी जी, वो ध्यान रखते थे, तो वो बोलते रहते थे कि तू पढ़ ले, तू कुछ बन जाएगा, तेरे दिमाग है, तू पढ़ ले। पर उस टाइम सर नहीं सुनी। उसके बाद जैसे 12th में सर रविंदर जी मूंड है, ये सतवीर जी डाका है, तो मेरा ग्राउंड पे रहना था मेरे को ज़्यादा, तो वहाँ पे जैसे मैं इनको दिखता ये 1-2 लगा देते थे, तो उस टाइम इन्होंने ध्यान रखा। गाँव के भी थे दूसरी बात? जी सर। तो कितने प्रतिशत आए थे आपके 12th में?
सर 12th में मेरे 70% थे 70%। और 10th में मेरे 60% थे सर। तो आपने जब कॉलेज में एग्जाम दिया तब आपकी डिग्री पूर्ण नहीं थी आईएएस जी सर। बनने के लिए, तो क्या आपका बचपन से सपना था कि आईएएस ही बने? क्योंकि अगर आपकी फैमिली कंडीशन देखें या अगर जिस किसी की भी फैमिली कंडीशन देखें जो कि लो हो, तो वहाँ पे सबसे पहला टारगेट रहता है कोई भी नौकरी मिल जाए जिससे इकोनॉमिक आपकी जो एक तरीके से व्यवस्था है वो सुधर जाए। तो क्या पहला आपका टारगेट ये था कि आईएएस बने या कोई छोटी बड़ी जॉब एक बार ले लें जिससे इकोनॉमिक जो व्यवस्था है वो सही हो जाए? नहीं सर, पहले तो कलेक्टर और कंडक्टर में फ़र्क भी नहीं पता था। और शुरू में मैंने 12th के बाद डी ग्रुप के भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था सर। जैसे मेरा आईसीआर में सिलेक्शन हुआ तो पापा किसी को मिठाई दे रहे थे कि मेरे बेटे का वहाँ हो गया, खुशी थी सर। तो एग्रीकल्चर से थे आप? जी सर जी। तो उसने कहा कि कौन सा कलेक्टर बन गया, लग जाएगी 10-15 हज़ार की जॉब। तो उस टाइम भी नहीं पता था सर कि ये कलेक्टर भी आईएएस से बनते हैं। कॉलेज में जानने के बाद वहाँ पे थोड़ा वो सर ने कहा कि आईएएस बन जाएगा क्या, तो सर्च किया, इसके बारे में पता चला, तो वहाँ से सर मेरे को आइडिया लगा। तो अपने गांव में इतनी अवेयरनेस नहीं है सर, बच्चों को पता नहीं है, नहीं तो सर मुझे लगता है हर साल 3-4 आराम से निकल सकते हैं सर, टैलेंट है। ऐसे गांव से आप आते हैं या हम भी इस इलाके से आते हैं कि जहाँ बस भी समय पे नहीं आती है, बस भी चलती है तो 1-2 चलती है, बच्चों को पढ़ने वालों को छानी बड़ी जाना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल की वैनें जरूर आती है पर यहाँ पे लोग बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हैं। तो ऐसे गांव से निकल के आप आईएएस बने हैं, कितनी मतलब आपने वो देखी होगी, और अगर आप इसमें सुधार करना चाहें तो किस तरीके से मतलब आप गांव के लिए कुछ कर सकते हैं बतौर एक आईएएस बन के कभी भी समय में? जी सर सबसे पहले तो सर जो मैंने देखा है, जैसे इकोनॉमिक चैलेंज देखा है, तो मेरा सबसे पहले यही रहेगा सर कि इस लायक बन जाएंगे तो कोई अगर बच्चा पढ़ रहा है उसको इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा सर, और अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए। दूसरा सर रही बात, तो मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड और मेरी फैमिली का ही वो है, जैसे मेरी माता जी एमजी नरेगा में काम करते हैं, तो उनकी कंडीशन कहीं ना कहीं इम्प्रूव करनी है सर। जैसे मैंने देखा कि उनको जो प्रॉपर पेमेंट है वो नहीं मिल पाता, उनको 120-140 रुपीज़ मिलते हैं सर पर डे के, 80-90 इतने मिलते हैं। और पीछे से सर जो है वो सबको पता है कि 202 रुपये आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं, मैं इन पे काम करना चाहूँगा जिससे कि जो हमारे ये वर्कर हैं इनकी कंडीशन भी सुधरे। उसके बाद एग्रीकल्चर में भी सर हमें काफ़ी रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो एग्रीकल्चर जो है अभी भी हमारे ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा है, और गवर्नमेंट इतनी सब्सिडीज़ दे रही है सर, लेकिन हमें आइडिया ही नहीं है। जैसे अभी अगर हम फिशरीज़ करते हैं या मुर्गी पालन करते हैं तो उसमें हमें 1-1 करोड़ तक की सर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलता है, उसमें 30-40% सब्सिडीज होती है, पर हमारे फार्मर्स को इतना अवेयरनेस भी नहीं है। तो मैं इनको अवेयर करना चाहूँगा सर, जिसके कारण कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमों का फ़ायदा उठाए और एक एग्रीकल्चर उसको स्मार्ट बनाए सर। आपका जो ये इंटरव्यू हुआ था ये आईएएस में पहला ही इंटरव्यू था आपका? यस। तो मतलब जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए तो एक झिझक रहती है, आज अगर आप यहाँ भी इंटरव्यू दे रहे हैं या इनमें से कोई भी इंटरव्यू दे रहा है, या मैं भी जब शुरू में करता था तो थोड़ी झिझक अंदर रहती है। तो जब आप गए कि कैसा सवाल होगा, कैसा होगा, क्योंकि वो करियर का भी एक तरीके से सवाल होता है, बहुत तैयारी की है, बहुत मेहनत की है उसके लिए, तो कैसा उस समय आपका खुद का वातावरण था इंटरव्यू को लेकर? सर इंटरव्यू को लेकर के काफ़ी डर था। तो इसके लिए मेरे एक सीनियर है, उन्होंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया सर, इस टाइम भी दिया था, उनका लक ने फेवर नहीं किया, इस बार मेहनत पूरी थी। तो उनको मैं साथ में लेकर गया था, उन्होंने सर बाहर मेरे को चिल रखा था पूरा, ऐसे मतलब बातें लगा लिया था, जैसे कोई न्यूज़पेपर में था तो उन्होंने समझा दिया कि इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है। जब मैं अंदर गया सर तो अंदर का माहौल अलग होता है, वहाँ पर जब आप एंट्री करते हो तो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि आप आईएएस ही हो, तो वहाँ पर वो पता नहीं लगने देते। जब मेरी ट्रेन आई सर तो मुझे गेट के बाहर बैठा दिया गया, तो जो शुक्ला सर का बोर्ड था मेरा, वो एकदम पहले किसी और कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे थे, वो बीच में उठकर बाहर आ गए और उन्होंने बाहर कोई उनको काम था वो किया, और फिर जैसे ही मेरी तरफ देखा तो मेरे को आते बोला व्हाट्स योर नेम, और मैं अचानक से डर गया सर भी बाहर बैठे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। तो उस टाइम मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर हेमंत, फिर बोला कहाँ से हो, मैंने कहा सर मेरा जन्म हनुमानगढ़ में हुआ है, अभी सिरसा हरियाणा की रेजिडेंसी है। तो सर कुछ न हद तक मेरे को वहाँ पे एक डर सा निकल गया कि इस बंदे से तो पहले मुलाकात हो चुकी है अपनी। तो फिर मैंने जैसे ही ग्रीटिंग किया तो उन्होंने बिल्कुल सर काम कर दिया मेरे को आराम से, शुरू से जाते आराम से बैठने को कहा, बोले आप कंफर्ट हो कि नहीं हो, और शुरू में सर ने चाय का पूछ लिया था जाते, तो कंफर्ट कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट किया तो सर इतना डर नहीं रहा। फिर क्या मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछा कि लगा हो कि क्या मतलब किस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं? जी सर, शुरू में जो मेरा क्वेश्चन शुरुआत हुआ था इंटरव्यू, वो साइंस टेक से हुआ था, क्वांटम से हुआ था। जैसे क्वांटम के बारे में सुना है, इसके क्या मिशन चल रहा है हमारा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके बारे में बताया उनको। उन्होंने कहा कि इसके चैलेंजेस क्या है,
इसके पॉजिटिव क्या है। तो जैसे बताया तो उसमें उन्होंने फिर ओपिनियन मांगा था कि जैसे साइंस टेक में क्वांटम इमर्जिंग टेक है, तो हमें आपको नहीं लगता कि हम सारा कुछ इसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, इससे डेवलप भारत का सपना वो आसानी से साकार हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे सर। और उसके बाद मेरा एग्रीकल्चर से भी चला। जैसे एक क्वेश्चन था सर करप्शन पे, तो करप्शन पे उन्होंने कहा कि करप्शन के लिए आप प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हो। तो सर मैं गांव में रहा हूँ, जो चीज़ें देखी मैंने वही बोली सर कि सर आई थिंक पीपल देमसेल्फ आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन, क्योंकि हमारे और उसके बाद मैंने कहा सर इफ़ यू अलाउ मी देन आई विल स्पीक इन माई मदर टंग। तो उन्होंने कहा ओके। तो मैंने कहा सर कि काम होना चाहिए चाहे पैसे लग जाए। ये सर एक ट्रेंड बन चुका है सर कि कोई वेट नहीं करता, किसी के पास इतना पैसेंस नहीं है, बस पैसे दो और काम कराओ, ये चल रहा है। तो लोगों को हमें सबसे पहले अवेयर करना होगा। अगर हम लोगों को अवेयर कर देते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है आपका काम करना, करप्शन तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से सर 50 to 60% करप्शन को हम कर्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से था सर। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है? इंटरव्यू देने कोई व्यक्ति जाता है, कोई जो तैयारी कर रहा है, जिस बच्चे का मेंस हो रखा होगा वो इंटरव्यू देने जाएगा, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का वो ध्यान रखे, क्या उसके लिए मायने रखेगा इंटरव्यू में? सर मुझे लगता है सर इंटरव्यू नॉलेज से ज़्यादा जो है वो पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो एक तो आपको डरना नहीं होता, कॉन्फिडेंस, हाँ, और एक कहीं ना कहीं लक का भी है सर। तो आप मानते हैं जो ये आईएएस की परीक्षा है या आईएएस का जो परिणाम आता है वो कहीं ना कहीं किस्मत भी अगर उसमें साथ दे तभी उसमें हो पाता है? सर मुझे लगता है सर बहुत ज़्यादा रोल होता है किस्मत का। जैसे मेरी खुद की मुझे लग रहा है इंटरव्यू में बिगड़ गए थे। मेंस में मेरे मार्क्स सर 792 हैं, जो कि टॉप जो 55 रैंकर है उनके 790 है और मेरे 792 है। लेकिन इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था, सारे क्वेश्चन के सही जवाब थे, उसके बाद भी इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले हैं। तो वो मुझे लगता है लक का फेवर ही है, और लक का बैड लक ही है मेरा। और उसके बाद सर एक अरविंद सर हैं, तो उनकी हमने टॉप 10 जो रैंक है वो एक्सपेक्ट की थी सर, लेकिन लक ने उनका फेवर नहीं किया सर। और शायद तो लक होना भी ज़रूरी है सर। लक में वो एक लेकिन हार्डवर्क होता है सर, 90% आपको हार्डवर्क करना होगा, 10% आप परमात्मा पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप कर देंगे भगवान। तो आपके पिताजी से हमने बात की तो वो बता रहे थे कि जिस दिन आपका परिणाम आया तो उस दिन उन्होंने आपकी माताजी से कहा था कि नरेगा से कुछ पैसे निकलवा ले, खाते से कुछ आए हुए, मिठाई वगैरह लेके आएंगे, बेटे का सिलेक्शन हो गया। तो जब आप घर में आए, शायद 2-3 दिन हुए होंगे आपको घर में आए, तो घर में आते ही कैसा घर वालों का आपको रिएक्शन दिखा? फेस कई दिनों से देखा होगा क्योंकि तैयारी लंबे समय से चल रही थी, तो कैसा रिएक्शन था घर वालों का आपके प्रति? सर जैसे ही मैं मंडी आदमपुर में उतरा तो पापा गले लग के रोने लग गए थे सर। और वो रो रहे थे, लेकिन मेरे लिए वो प्राउड का मोमेंट था सर कि ये मतलब दुख में रोते हैं, आज पहली बार खुशी से जो है वो मेरे कारण कहीं ना कहीं आंसू आए हैं। तो वो प्राउड का मोमेंट था। फिर माता जी थे, सिस्टर थे, उनको भी रोना आ गया। फिर बड़े भाई जैसे रमन मिले, बड़े पापा जी मिले, सुमंत भैया मिले, मंजीत भैया मिले, और मेरे साथ जोगेंद्र मेरा दोस्त आया था सर, तो उनको भी आंसू आ गए थे सर सिचुएशन देख के वो। तो मुझे लगता है सर वो एक प्राउड का मोमेंट था मेरे लिए। आपके पिताजी से हमने पूछा कि आप क्या उम्मीद करते हैं हेमंत से बतौर एक कलेक्टर, तो उन्होंने कहा कि जैसे दिन मैंने देखे हैं वैसा कोई मेरे गांव में या कोई हमारे जो जानकारी का व्यक्ति है वो ना देख पाए। जैसे अहमियत ने देखे वैसे ना देख पाए, और जैसे मैंने देखे हैं वैसे ना देख पाए। तो आप क्या प्राथमिकता मानेंगे अपने लोगों के लिए बतौर एक आईएएस, बतौर एक कलेक्टर? सर एक इसके पीछे एक स्टोरी है। जैसे मैंने मेरा मेंस हो गया था तो मेरी मम्मी जी से कहा था मैंने कि कल को मैं बन जाऊंगा तो आपको कितने पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा भी अभी हमारे घर में 2-3 हज़ार रुपये महीने के आते हैं, तो 10 दे देना। तो मैंने कहा कोई इच्छा या किसी गरीब को मत मारना भाई, कुछ भी करना अपने जितने मिल रहा है ईमानदारी से काम करना। हमें मतलब अभी 3 मिल रहे हैं, वहाँ 60-70 आएंगे तो हमारा अच्छे से हो जाएगा, पर किसी गरीब को मत मारना, जितनी हेल्प हो किसी की करना। तो सर मुझे मेरी माता जी से वो ईमानदारी की प्रेरणा मिलती है, तो यही है मेरे लिए। सारे तैयारी करने वाले बच्चे आपको देख रहे होंगे, सारे गांव के लोग भी देखेंगे, भादरा के लोग भी देखेंगे, वो लोग भी देखेंगे जिनके बच्चे अभी 7वीं-8वीं कक्षा में और वो सपना देख रहे हैं आईएएस बनने का। सबको आप क्या कहना चाहेंगे? सबको सर सबसे पहले तो जो 7वीं-8वीं वाले हैं उनको बोलूँगा कि जो बचपन है इसको एंजॉय करो यार, क्योंकि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक मुझे लगता है सर कि जब तक एंजॉय नहीं करेंगे ना तो आपका ये माइंड सेट खुलेगा नहीं 360। और जैसे प्रीलिम्स में है, मेंस में है, उसमें आपका ये चेक नहीं करते कि नॉलेज कितना है। नॉलेज तो सर सब पढ़ते हैं तो सभी का पढ़ा होता है, आप कितना सोच पा रहे हैं, आपकी तार्किक क्षमता कितनी है, वो सर इधर उधर थोड़ा एंजॉय करेंगे, मुझे लगता है तभी डेवलप होगा। और उसके बाद अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो एक तो सोशल मीडिया का
कम कर दीजिए और अच्छे से पूरी खुद के साथ ईमानदार, ये दूसरों को झूठ बोल दीजिए। जैसे मेरे से कोई पूछता था किसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं ये कहता था डी ग्रुप की कर रहा हूँ, सुपरवाइजर की कर रहा हूँ। क्योंकि सर एक हमारे वो भी है कि जब हम गांव में आते हैं, जैसे मैं पहले किसी को पता चल गया तो वो छेड़ने लग जाते हैं आईएएस। कोई बोलता है कि फुल फॉर्म बताइए यूपीएससी। बने हुए सबको पसंद है और बनते हुए किसी को पसंद नहीं। यही है सर कि वो थोड़ा कि फुल फॉर्म बताइए यूपीएससी क्या है, ये वो उस टाइप का होता है। पंचायती करने लग जाते हैं। हाँ, तो एक बार जिक्र मत करो कहीं पे कर रहे हो आप, अपनी साइलेंट तैयारी करो, पता अपने आप लग जाएगा सबको। और किसी को अगर कोई भी प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरत है सर तो वो कभी भी मैसेज कर सकता है, मैं उनके लिए तैयार रहूँगा सर। वो जी सर। चलिए, हेमंत का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, इतने व्यस्ततम समय में इन्होंने समय निकाला। और हेमंत उस गांव से आते हैं जिस गांव में बस भी समय पर नहीं आती। ऐसे गांव से निकलकर हेमंत आज अगर यूपीएससी परीक्षा इन्होंने क्लियर की है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके गांव में एक दिन में 50-50 बसें भी निकलती है, 20-20 स्कूल भी है, सुविधाएं बहुत सारी है, किंतु सुविधाओं का उपयोग करना और उन सुविधाओं को उपयोग करके खुद के लिए उसको कैसे सही करें वो बहुत बड़े मायना रखता है। हेमंत ने अपने परिवार की स्थिति को, अपने गाँव को, अपनी मेहनत को देखते हुए आज ये एक तरीके से मुकाम हासिल किया है। और जो लोग तैयारियां करना चाहते हैं वो हमारा ये इंटरव्यू देखें, इंटरव्यू देख के सोशल मीडिया से आप थोड़ा वंचित हो, यूट्यूब चलाएं, भाद्रा लाइव को भी देखें। और हेमंत जी, एक अंतिम सवाल था, माफ़ कीजिएगा मैं भूल गया। जो अब तैयारी करते हैं किसी मतलब मेंस की, प्री की या इंटरव्यू की, तो क्या जो वास्तविकता में जो जहाँ चल रहा है, जैसे अखबारों से जुड़ा रहना, टीवी से जुड़ा रहना, ये चीज़ें आवश्यक होती है उसके अंदर कि मतलब हाल ही की जो चीज़ें हैं उनसे बहुत ज़्यादा अपन जुड़े हो रहे हैं? सर मुझे लगता है न्यूज़पेपर जो है वो एक अहम भूमिका प्ले करता है। जैसे कि मेरा जो दोस्त है उसका मेंस क्लियर हुआ था और फाइनल में लक ने फेवर नहीं किया, वो केवल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सर। हाँ, तो मुझे लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। टीवी से तो मुझे नहीं लगता सर कोई हेल्प होगा। न्यूज़पेपर हाँ, यूट्यूब से आप देख सकते हो, अवेयर हो सकते हो कि क्या चल रहा है। अगर आपको इंग्लिश में इतना समझ नहीं आ रहा था हिंदू, तब कोई एनालिसिस देख लीजिए। जैसे कि सर मैं अभी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ बैकग्राउंड से पहले, और ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम में आया हूँ, तो मुझे भी समस्याएं आई थी, तो मैं किसी का एनालिसिस देख लेता था, फिर खुद से पढ़ लेता था। तो इसलिए आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो हेमंत का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आप सब लोग इसी इंटरव्यू को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। और हेमंत का एक तरीके से एक ही उद्देश्य है कि जो दिन उसके पिताजी ने और उन्होंने जो दिन देखे हैं वो कोई और बच्चा ना देखे। और आप सब लोगों का ये हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।